कैंडल नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है पुन। मजाक, ठीक है। देखो ये जो, हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम इस लेक्चर में डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पीछे वाले लेक्चर के बारे में, जो हमारा पिछला लेक्चर अपलोड है उसके बारे में कुछ हम डिस्कस करना चाहते हैं कि उस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ा चुके थे। हम डीएनए बता चुके थे, एलील बता चुके थे, जीन के बारे में बता चुके थे एंड डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड भी बता चुके थे। अब डीएनए क्या था? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका डिफिनेशन क्या था? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करके ये अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाता है। ठीक है, डीएनए के बारे में हो चुका था। जीन क्या था? जीन एक डीएनए का सेगमेंट था, उसमें एक इंफॉर्मेशन कैरी करके हमारे तक फोटोकॉपी करके पहुंचाता था। अब उसके बाद क्या था? डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या था? जितने भी ऑल टू ऑल बॉडी में सेल हैं वो कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है, बट 2 क्रोमोसोम ऐसे थे जो हैप्लॉयड केस में थे, एक स्पर्म था एक ओवम था। मेल पेरेंट का क्रोमोसोम एंड फीमेल पेरेंट के क्रोमोसोम का क्या क्या नाम था? मेल क्रोमोसोम का नाम था पैटर्नल एंड फीमेल क्रोमोसोम का नाम क्या था? मैटरनल। ये हम बता चुके थे। इसके बाद एक और टॉपिक था एलील। एलील क्या है? ये हमारे अल्टरनेट वेरिएशन कैरी करके वो हमारे तक पहुंचाता था कि कौन सा क्रोमोसोम का कैरेक्टर आगे नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। ये हमारा एलील हो गया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। चलिए देखते हैं डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील है क्या। डोमिनेंट एलील के बारे में देख लेते हैं। डोमिनेंट एलील इज द स्ट्रॉन्गर वन फ्रॉम द टू एलील। यहाँ पे टू एलील होगा और वो दोनों क्या होंगे? स्ट्रॉन्गर फॉर्म में होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये टू एलील है और दोनों स्ट्रॉन्गर फॉर्म में है। यहाँ पे टू एलील होते हैं बट वो क्या होते हैं? वीकर स्टेज में होते हैं। जैसे दोनों यहाँ पे कैपिटल था तो ये स्ट्रॉन्गर हो गए, पर यहाँ पे क्या होगा? दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? स्मॉल स्मॉल। तो ये वीकर है। टू एलील है बट वो कैसे है? वीकर है, वो कमजोर है। ठीक है, दोनों इन सब के कैरेक्टर आगे नहीं आ पाते बट इनका कैरेक्टर आ जाता है। मान लो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक क्या है? वीकर पर्सन है। सबसे पहले लड़ाई में कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग वाला बंदा जीतेगा, वीक वाला थोड़ी बंदा जीतेगा। ठीक है, तो उसी तरह ये डोमिनेंट कैरेक्टर वही है जो जीत जाता है, जो अपना कैरेक्टर आगे की ओर लेके चला जाता है, वही हमारा डोमिनेंट एलील कहलाता है। रिसेसिव में दोनों क्या होंगे? हमारे स्मॉल स्मॉल होंगे। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर है। देखिए कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल डब्ल्यू एटसेट्रा, बहुत सारे अल्फाबेटिकल जितना मन करे उतना ले लो। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और ये क्या होते हैं हमारे? डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा कैपिटल लेटर में ही डिनोट करेंगे। इसमें देखो डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, इसमें हम उसका अपोजिट करेंगे, स्मॉल लेटर में ले लेंगे। स्मॉल टी, स्मॉल बी, स्मॉल आर, स्मॉल वी, स्मॉल डब्ल्यू एक्सेट्रा, जितने अल्फाबेटिकल होंगे उसका अपोजिट कर देना। इसको क्या कर देना? स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देना। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? एक्सप्रेस इटसेल्फ इन बोथ। ये दोनों में एक्सप्रेस करता है। कैसे? होमोजाइगस कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। ये होमोजाइगस कंडीशन में भी अपना ही कैरेक्टर आगे लेकर जाता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी वो क्या करता है? अपना ही कैरेक्टर लेकर जाता है आगे की ओर। बट रिसेसिव कैरेक्टर में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही रहते हैं, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं रहते। जैसे मान लो होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस हमेशा पेयर में होता है और कैपिटल लेटर में। ये होमोजाइगस कंडीशन जो है, मान लो ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी है, ये लॉन्ग प्लांट होगा तो इसमें लॉन्ग प्लांट के ही कैरेक्टर दिखेंगे। अब देखो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस क्या होता है? एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को बताता है। हेटेरोजाइगस कंडीशन को बता रहा है, यानी कि बताइए कौन से प्लांट को आगे की ओर लेकर जाएगा? जो भी कैपिटल लेटर होगा वही अपना कैरेक्टर दिखाता है, यानी कि यहाँ पे भी बड़ा प्लांट ही आगे जाएगा और वही बड़ा प्लांट ही बनेगा। ठीक है, अब रिसेसिव कैरेक्टर में क्या है? तीसरा पॉइंट, एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन। ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है, कौन से? होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल टी ही रहेंगे वो दोनों। यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं आता रिसेसिव में,
सिर्फ स्मॉल में, यहाँ पे हम आपको बता दिए डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जितने भी स्मॉल लेटर में आ जाएंगे वो मान लीजिए हमारा क्या है, रिसेसिव। अगर कैपिटल लेटर में आ गए तो मान लीजिए डोमिनेंट एलील है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का डिफिनेशन क्या है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या इसका रोल है, ये सब हम आपको बताते हैं। पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 31 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए उनके तक ये वीडियो पहुंचाइए और वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ पाए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम 12th का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दीजिए, जो कि हम ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कुछ 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने वाले हैं, और कुछ 10th क्लास के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में बस ये है, सेकंड चैप्टर में इतना रिएक्शन, थर्ड चैप्टर में इतना रिएक्शन, सब बताने वाले हैं। ठीक है, ये कहां भागे, जल्दी आओ पढ़ने। देखो होमोजाइगस कंडीशन पढ़ना है, भाग जा रहे हो, चैप्टर कंप्लीट करना है कि नहीं। देखो होमोजाइगस कंडीशन, और होमोजाइगस कंडीशन ट्रेट इज मेड अप ऑफ टू ऑफ द सेम एलील। यहां पे सेम एलील होंगे और वो कितने होंगे, 2 होंगे, मेड अप ऑफ 2 एलील होंगे, वहां पे सेम होंगे दोनों। जैसे देखो कैपिटल आर, ओके। अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी एक्सेट्रा, बहुत सारे हमारे अल्फाबेटिकल हो सकते हैं। ठीक है, होमोजाइगस, होमो मतलब होता है सेम, पेयर ऑफ ट्रेट, जितने भी हमारे पेयर में होंगे और वो क्या होंगे, हमारे सेम कैरेक्टर होंगे। अगर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ही होगा, कैपिटल टी है तो कैपिटल टी ही होगा, समझे। यही हमारा होमोजाइगस कंडीशन होता है। दोनों क्या होंगे, पेयर में होंगे और दोनों सेम कैरेक्टर में होंगे और वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा होमोजाइगस कंडीशन हो गया। हेट्रो मतलब डिफरेंट, नाम सुन के लग रहा है हेट्रो, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। जहां पे भी हेट्रोजाइगस ट्रेट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलील, जहां पे 2 एलील होंगे बट वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों डिफरेंट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों डिफरेंट है। बट इसमें से अगर डोमिनेंस और रिसेसिव की बात की जाएगी तो कौन सा डोमिनेंट है, कैपिटल आर डोमिनेंट है, और रिसेसिव कौन है, अपना स्मॉल आर। इसमें से डोमिनेंस कैपिटल टी है और रिसेसिव स्मॉल टी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। और उसमें से हम आपको डोमिनेंट और रिसेसिव भी बता दिए। डोमिनेंट वो है जो अपना कैरेक्टर आगे की ओर लेकर जाता है, वो स्ट्रॉन्गर होता है, और जो अपना कैरेक्टर आगे की ओर नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं लेकर जाता वो हमारा क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है। और एलील में बात की जाए तो हेटेरोजाइगस एलील वो होंगे जो डिफरेंट एलील होंगे, और यहाँ पे सेम एलील होंगे वो क्या हो गया, हमारा होमोजाइगस। ठीक है, अब देखो हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। 14 सम इंपॉर्टेंट टर्म लिखवाए थे, उसमें हम ये भी पॉइंट लिखवाए थे कि हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप होता क्या है। उसको समझने से पहले हम समझाते हैं आपको फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप वो होता है जो हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर को बता दे। एक्सटर्नल यानी फिजिकल कैरेक्टर, जो हमारे बाहरी, अगर मान लो कोई इंसान हमारे पास आता है तो हम क्या करेंगे, उसके रूप रंग को देखकर बता देंगे कि हाँ वो अच्छा लग रहा था। बट उसके साथ हम 4-5 दिन रहेंगे, फिर हम बोलेंगे ना कि हाँ वो बंदा खराब है, वो बहुत गाली देता है, बात नहीं अच्छे से करता है। तो ये चीज उसके अंदर वाले कैरेक्टर है। बट अगर कोई भी बाहर से देखेगा तो क्या बोलेगा कि हाँ ये है, ये है। ठीक है, अब मान लो ये सड़क पे चलते हैं, एक छोटा पौधा है, बड़ा पौधा है, तो क्या बोलोगे कि हाँ ये बड़ा पौधा है, ये छोटा पौधा है। ठीक है, ऐसे ही बोलोगे। ठीक, उसी तरह हमारा फिनोटाइप भी वही होता है जो हमारे बाहर के कैरेक्टर को देखकर वो समझ ले कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। देखो इसका डिफिनेशन क्या है, अपीयरेंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म फिजिकल ट्रेट, इसके बाहरी लक्षण को देखकर हम बोल दे कि ये बंदा ऐसा है, वही हमारा क्या होता है, फिनोटाइप होता है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लांट बनाए हैं, प्लांट का एग्जांपल देखिए, 2 प्लांट लंबे हैं और एक प्लांट कैसा है, हमारा बौना है, एकदम स्मॉल है, शॉर्टेड प्लांट है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, बाहर से देखने पे क्या लग रहा है, ये सब हमारे लॉन्ग प्लांट होंगे, तो हम यहाँ पे लिख दें टॉल, भैया ये टॉल है, लंबा पौधा है। अब ये कैसा देखने पे क्या लग रहा है, डॉर्फ होगा, DWARF, डॉर्फ यानी कि हमारा शॉर्ट, जितने भी छोटे प्लांट होते हैं उसको हम मेंडल जो थे वो डॉर्फ बताए थे। ठीक है,
अब देखो बाहर से देखने पे हमें लगा कि एक छोटा था, दो लंबा था, तो इसलिए हम बाहर से बता दिए कि एक टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है, छोटा वाला पौधा है। अब क्या है हमारा जीनोटाइप क्या है। अब बताओ भैया कि ये जो जीनो, हम जीनो को जीन बोल सकते हैं? जीन कहाँ होता है? बॉडी के अंदर। ऐसा थोड़ी है जीन हमारा बाहर लटका हुआ है, ऐसा नहीं है। जीन बॉडी के बाहर नहीं है, जीन कहाँ है? हम लोग के बॉडी के अंदर है, अंदर है। तो यानी जो हमारे अंदर के कैरेक्टर को, इंटरनल कैरेक्टर को बताता होगा, वो क्या कहलाता है? हमारा जीनोटाइप। समझ में आ गया? आज तक आपको इस तरह कोई नहीं बताया होगा, आज के बाद तो आप भूलेंगे नहीं, मुझे कंफर्म है। अब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म। यहां पे क्या है? इसका जितने भी, इसका डिफिनेशन ये है, जितने भी हमारे एक्सटर्नल कैरेक्टर होंगे उन्हें देखकर, ये हमारे बाहर वाले कैरेक्टर को देखकर नहीं बताता, ये हमारे अंदर वाले कैरेक्टर को देखकर बताता है, वही हमारा जीनोटाइप कहलाता है। जैसे मान लो हम फिनोटाइप देख लिए, उसके बाहरी कैरेक्टर को देखकर बता दिए कि भाई ये दो लंबा पौधा था, एक क्या था? हमारा छोटा वाला पौधा था। अब हमारा जीनोटाइप अंदर तो है, अब इसके अंदर के कैरेक्टर को जानते हैं। जैसे मान लो कैपिटल टी हम बताए थे, ये टॉल के लिए यूज किया जाता है। मान लो एक प्लांट हमारा टॉल है, अगर मान लो हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक लिखा हो इस तरह, तो ये भी तो हमारा टॉल ही होगा ना? टॉल होगा कि नहीं? क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट ही अपना कैरेक्टर आगे की ओर लेकर जाता है, पहुंचाता है। जैसे मान लो ये भी हम खड़े हैं, मेरे सामने तुम हो, एक थप्पड़ खींच के मार दिए, कौन यहाँ पे स्ट्रांग है? हमें स्ट्रांग है ना? यानी जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा आगे की ओर भी वही जाएगा। ठीक है? यानी देखो इस तरह भी प्लांट को हम टॉल बता सकते हैं और इस तरह भी प्लांट को हम टॉल बता सकते हैं। और ये क्या है? स्मॉल टी में ये हमारा डॉर्फ है। और फिनोटाइप में क्या होता है कि बाहर से हम देख लिए कि भैया दूठे हमारा क्या है? बड़ा प्लांट है, और एक क्या है? हमारा छोटा प्लांट है। ठीक है? अब यहाँ जीनोटाइप में क्या हुआ था? जीनोटाइप में बोल रहा है कि हाँ दो प्लांट बड़े तो हैं, पर वो किस वाली कंडीशन में है? एक हमारा होमोजाइगस कंडीशन में है और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। होमोजाइगस कंडीशन में एक है और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। टॉल बन तो रहा है, और एक हमारा उसके कैरेक्टर आगे आ रहे हैं, डोमिनेंस के कैरेक्टर। वहां पे देखा जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर हमारा डोमिनेंट है, तो उस वाले कैरेक्टर को वहां एक्सप्रेस करेगा। फिर उसके बाद क्या है? स्मॉल टी ये हमारे डॉर्फ प्लांट को डिनोट करता है। अब आपको पता चल गया कि जीनोटाइप क्या है एंड फिनोटाइप क्या है। जीनोटाइप वो होता है जो हमारे अंदर के कैरेक्टर को बताता है, ठीक है? अब फिनोटाइप वो होता है जो हमारे बाहरी कैरेक्टर को, जो हमारे फिजिकल कैरेक्टर को बताता है, वो हमारा फिनोटाइप होता है। अब आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, हेटेरोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस कंडीशन, ये आपको चारों टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं अगले टर्म पे, ठीक है? आ जाओ। देखो मेंडल जी, जो हमारे मेंडल दादा थे, वो किसी पे वर्क किए थे, ठीक है? वो कोई काम तो किए होंगे, जीवन भर इसी तरह बस रह गए, बुक में इसी तरह नाम आ गया? ऐसे नहीं, उनका नाम ऐसे बुक में नहीं आया है, वो कुछ काम किए हैं, तुम्हारे तरह नालायक नहीं थे वो, समझे? मेंडल एंड हिज कंट्रीब्यूशन, अब वो किसी पे वर्क किए थे, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट करके ये क्या चीज फॉर्म किए थे, कितने ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे, और कितने ईयर से कितने ईयर तक वो एक्सपेरिमेंट किए थे, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताए जाएंगे मेंडल के बारे में। ऐसा नहीं है कि कुछ ये जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में यहां से यहां पहुंच जाए, आगे के बीच का कुछ बताए ही ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब बताया जाएगा। थम जाइए, बस ध्यान से वीडियो देखते चलिए। देखिए क्या है, मेंडल एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ये सबसे पहले वर्क किस पे किए? ही वर्कड ऑन अ पी प्लांट। सबसे पहले तो ये पी प्लांट पे वर्क किए थे, हमारे पी मतलब मटर के पौधे पर ये क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे। अब देखो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? कभी कभी पेपर में ऑप्शनल पूछ देता है, तो आप कर दीजिएगा। पी प्लांट का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। बम से याद रख लेना, ठीक है? तो क्या है? पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम, ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या है? ही प्रपोज्ड 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखिए ये 3 लॉ प्रपोज्ड भी किए थे इनहेरिटेंस का, उसमें कौन कौन से 3 लॉ हैं वो भी आपको बताया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैम आप जितना हमारा सम इंपॉर्टेंट टर्म जो था उसमें से आप 2 टॉपिक नहीं बताई हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। चिंता मत करिए, ये समझिए इसी के बाद वाला था, इसीलिए हम इसको बताने के बाद हम वो बताएंगे, ठीक? ओके, डील डन। देखो क्या है, अब इसमें ये जो मेंडल थे उनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल,
ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये चीज हम अभी जब फर्स्ट लेक्चर जो बना था उसमें भी हम आपको इनका पूरा नाम बता चुके थे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक है। अब आप मुझे बताइए कि जेनेटिक का नाम किसने दिया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनका जन्म कब हुआ, 1822 में जन्म हुआ था। डेथ कब हो गया उनका, 1884 में इनका डेथ हो गया। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था और इनका डेथ कब हो गया, 1884 में। अब देखो ये जो कंट्रीब्यूशन जिस पे वर्क किए थे वो पी प्लांट था। ठीक है, वो कितने कैरेक्टर दिए पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो कितने ईयर तक पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए, वो सब बताते हैं। देखो, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो वर्क किए पी प्लांट पे, प्लांट पे। ठीक है, कितने ईयर तक पी प्लांट पे ही रिसर्च करते गए। जैसे मान लो तुम क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो 1 ईयर पढ़ोगे, 1 ईयर के बाद अगर तुम पास कर जाते हो तो पास आउट होने के बाद वो 11th क्लास में तुम चले जाओगे, ऐसा ही होगा। तो उसी तरह ये पी प्लांट पे भी वो क्या क्या रिसर्च किए, कितने ईयर तक रिसर्च किए थे, 7 ईयर तक वो रिसर्च किए थे। बाप रे मैन, इतनी ईयर तक वो एक्सपेरिमेंट किए थे। हाँ, तुम लोग कैंडल नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है पुन मजाक। ठीक है, देखो ये जो कैंडल दादा जो थे ना वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे और वो भी 7 ईयर, एक ही चीज पे 7 ईयर तक वो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अब ये जो 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए तो कितने से कितने ईयर के बीच में किए थे, वो 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए थे। ये किसी किसी में ईयर दिया गया है और किसी किसी और बुक में ना एक और ईयर दिया गया है। 1857 से 1864 तक ये ईयर दिया गया है। अब ये मत सोचिएगा कि मैम ये दिया गया है तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी किसी बुक में वो भी दिया गया है, किसी किसी बुक में ये भी दिया गया है। आप अगर पेपर में ये भी लिखते हैं तब भी सही है, ये भी लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, देखो 7 ईयर का यहाँ पे भी गैप है, 4 ईयर इधर है और 3 ईयर इधर है, तो 7 ईयर हो गया। इधर भी देखो 3 और इधर 4, 7 ईयर हो गया। वो पी प्लांट पे 7 ईयर तक वो क्या किए थे, रिसर्च किए थे। अब 7 ईयर तक रिसर्च किए होंगे तो कुछ मिला भी तो होगा। जैसे मान लो तुम एग्जाम देते हो तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। उसी तरह इनका भी कुछ रिजल्ट था जो कि ये 7 ईयर में 7 कैरेक्टर को ढूंढ दिखाए। ठीक है, 7 ईयर में 7 कैरेक्टर, 7 ईयर में कितना, 7 कैरेक्टर। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि 7 ईयर में सिर्फ एक ही कैरेक्टर ढूंढे होंगे, ऐसा नहीं है। पी प्लांट पे रिसर्च किए, कितने ईयर तक रिसर्च किए, 7 ईयर तक रिसर्च किए और वो कितने कैरेक्टर ढूंढ दिखाए, 7 कैरेक्टर। उस पी प्लांट पे 7 कैरेक्टर ढूंढे और वो कितने ईयर से ईयर के बीच में, ये लिखा हुआ है, ये भी लिखा गया है, दोनों क्या है हमारा, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पेपर में लिख कर आते तब भी सही है। अब जो 7 कैरेक्टर था वो क्या था मैम, थम जाओ, हम बताते हैं ना, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम आपको बताते हैं इनका जो 7 कैरेक्टर था वो क्या था। ठीक है, आज हम जो 7 कैरेक्टर बोल रहे थे ना वो यही 7 कैरेक्टर है। देखो, जो मेंडल जिस पे वर्क किए थे वो हमारा पी प्लांट था, उसका साइंटिफिक नेम क्या था हमारा, पाइसम सटाइवम। अब जो 7 ईयर तक 7 कैरेक्टर पे रिसर्च किए थे वो यही 7 कैरेक्टर हमारा दिया गया है। देखो, जीन क्या करता है, ये हमारे कैरेक्टर को ही लेकर आता है आगे नेक्स्ट जनरेशन में। अब एलील जो बताए थे वो क्या है, हमारे एक डोमिनेंट एलील हो सकता है, एक रिसेसिव एलील हो सकता है। ठीक है, देखो कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये सातों कैरेक्टर यहां दी गई है जो कि एक पी प्लांट के बारे में बताई गई है। अब जो हमारे एलील है वो हमारा क्या है, एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील या फिर ट्रेट का भी नाम दे सकते हैं। अब देखो ये जो कैरेक्टर है, सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर है, सीड सेप। जो मटर का जो बीज होता है, सीड होता है, वो डोमिनेंट वाले में कैसा होता है, रिसेसिव वाले में कैसा होता है। डोमिनेंट वाले में तो कैसा होता है, राउंड होता है, गोला। अब देखो अपोजिट इसका व्रिंकल, व्रिंकल मतलब हिंदी में बोले तो झुर्रीदार। झुर्रीदार क्या है मैम, झुर्रीदार वो जैसे मान लो कि जो पचका बीज हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा कैरेक्टर देखो पी प्लांट का, सीड का कलर कैसा हुआ करता था, डोमिनेंट में या रिसेसिव में। वो जो मेंडल दादा थे वो क्या बोले कि सीड कलर जो है वो येलो होता है या फिर वो रिसेसिव में ग्रीन कलर का होता है। वो डोमिनेंट का और रिसेसिव का कैरेक्टर बता दिए, सीड कलर दोनों बता दिए कि हमारा एक येलो कलर का होगा डोमिनेंट में और रिसेसिव में ग्रीन कलर का होगा।
अब देखो पॉड शेप क्या है। मैम ये पॉड क्या होता है बताते हैं, रिलैक्स। पॉड शेप क्या होता है, डोमिनेंट में बोले कि वो फुल होता है एंड रिसेसिव में क्या बोले वो कंस्ट्रिक्टेड होता है। देखो हम इस फुल को इनफ्लेंटेड के भी नाम से जानते हैं, इनफ्लेंटेड। अब देखिए ये पॉड होता क्या है, देखो पॉड वो होता है जिसमें मटर हमारा भरा रहता है। जैसे मान लो मटर इसके अंदर भरा होता है, मटर ऐसे भरा हुआ, इस कवर को ही हम क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। ठीक, पॉड का शेप कैसा हुआ करता था, फुल या इनफ्लेंटेड, एक ही बात है, फुल बोलो या फिर इनफ्लेंटेड। जिसमें हमारा मटर भरा रहता है ये फूला होता है। ठीक, इसे हम बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट है, फुल। अब कंस्ट्रिक्टेड क्या होता है, जो दबा दबा कहीं पे होता है, जहां मटर होगा उसको छोड़कर और जहां बगल बगल में होगा वो क्या दबा होगा, उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। अब देखो मार्केट में ही मटर लेने चले जाओ, जो फुला फुला होता है उसी को लेते हो, जो दबा होता है उसको नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये हमारा रिसेसिव ट्रेट है। अब क्या है, पॉड कलर क्या है, पॉड का कलर कैसा होना चाहिए, वो डोमिनेंस में बोले जो हमारे मेंडल दादा थे वो बोले वो ग्रीन कलर का होना चाहिए, और रिसेसिव में येलो कलर का आया। तो अब देखो मार्केट में तुम जाते हो, जो मटर हरे वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को उठाते हो, जो पीला हो जाता है जो पक जाता है उसको क्या करते हो कि रख देते हो, बोलते हो कि इसका स्वाद नहीं आता, तो इसीलिए यह रिसेसिव ट्रेट में इसको रखा गया है। तो ये हमारा ग्रीन कलर का डोमिनेंस कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर कैसा है हमारा, येलो कलर का। ओके, अब देखो उस पी प्लांट का फ्लावर कलर कैसा होता है, डोमिनेंट ट्रेट में हमारा वो वायलेट कलर का होता है, बट रिसेसिव ट्रेट में वो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। अब देखो फ्लावर, जो पी प्लांट का फ्लावर है उसका पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका शेप थोड़ी होता है फ्लावर का, कैसे भी निकल सकता है ना, तो इसीलिए इसका कलर बताया गया है एंड पोजीशन बताया गया है। अब देखो ये जो फ्लावर का पोजीशन है वो कैसा होता है, एक एक्सियल होता है और टर्मिनल। मैम ये एक्सियल और टर्मिनल क्या है बताते हैं, रिलैक्स। देखो मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट है, प्लांट है, फ्लावर यहां पे ना निकल के इसके नोड वाले टर्म में निकलता है, तो ये हमारा एक्सियल होता है। टर्मिनल वो होता है इसके बाहरी वाले पोर्शन पे क्या हो, फ्लावर निकले, ये हमारा टर्मिनल है। रिसेसिव कैरेक्टर में टर्मिनल वाला आता है और डोमिनेंस कैरेक्टर में हमारा एक्सियल वाला आता है। अब देखो हमारा क्या बचता है, स्टेम लेंथ। अब जो प्लांट है हमारा, जो पी प्लांट है उसका जो लेंथ है वो कैसा है, तो ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट में हमारा जो पी प्लांट आया था वो लॉन्ग था, टॉल था, और जो हमारा रिसेसिव में आया था वो डॉफ था, छोटा वाला पौधा था। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, क्या है, सीड, सीड से दोनों है, एक कलर हो सकता है एक शेप हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया, पॉड का भी कलर शेप हो सकता है, फ्लावर का एक कलर हो सकता है एक पोजीशन हो सकता है। अब बेचारे ये अकेला, तो ये देखो दो दो का पेयर करके याद कर सकते हो, ये 7 कैरेक्टर मेंडल के थे, तो बता दिया गया है। और इसको याद करने का तरीका भी है, क्या, ग्रेविटी ट्रिक बता दें। इसका जो ट्रिक है वो हम शॉर्ट वीडियो में उसको अपलोड कर देंगे, वहां पे देख लीजिएगा, जिससे क्या कर लीजिए अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। मेंडल के तीनों लॉ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे मेंडल दादा थे वो क्यों पी प्लांट को ही चूज किए, है ना, बात सोचने की बात है कि नहीं। मेंडल जो थे वो पी प्लांट पे क्यों रिसर्च किए, हम बताएंगे, इसे नोट डाउन करिए। देखिए ये जो मेंडल दादा थे ना वो पी प्लांट को ही क्यों चूज किए, किसी और प्लांट को चूज कर सकते थे, गार्डन पी को ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके लिए ये आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन पहले क्या पूछेगा, व्हाई डिड मेंडल चूज गार्डन पी इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए वो गार्डन पी को ही मेंडल दादा ने क्यों चूज किया। देखिए क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या हो सकता है और एडवांटेज ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है। पहला तो ये बात है कि पी प्लांट चूज करने का मकसद ये था उनका, जो पी प्लांट होता है उसका लाइफ स्पैन जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होते हैं। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, मैच्योर क्विकली, ये मैच्योर हो जाते हैं जल्दी और जो तुरंत ही रिजल्ट दे देता है, इसीलिए वो गार्डन पी को ही चूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए।
वी ऑब्टेन इन लेस टाइम, कम टाइम में ही ये रिजल्ट हमारा पी प्लांट दे देता है, इसीलिए वो क्या ये पी प्लांट को ही चूज किया। पहला तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, एनुअल प्लांट है, पी प्लांट हमारा एनुअल प्लांट है, इसीलिए इसको चूज किए। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे आप, मेनी जनरेशन कैन बी स्टडी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही ये क्या करते हैं, बहुत ही अपना प्लांट ग्रो करा लेते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था इनका। तीसरा पॉइंट क्या है, पी प्लांट का, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर एक ही में होते हैं, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है क्या है मैम, सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है जो खुद के फ्लावर में ना पॉलिनेशन पूरा करता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन वो होता है जो खुद के ही स्पीसीज के दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो वो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये भी आपको बताया जाएगा जब वो चैप्टर हम पढ़ाएंगे तब। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेंडल कुड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो समझे कि वो बाइसेक्सुअल भी है और वो क्रॉस पॉलिनेशन वाला भी है, इसीलिए बहुत बेनिफिट हुआ कि वो खुद के फ्लावर में भी खुद से पॉलिनेट करा सकते हैं और दूसरे फ्लावर से भी वो पॉलिनेशन करा सकते थे, इसीलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर था, इसलिए चूज किए पी प्लांट को। अब अगला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट ऑफ 7 कैरेक्टर। ये क्या एक्सपेरिमेंट इससे निकला, ये 7 कैरेक्टर भी चूज किए थे, बता चुके हैं। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत टाइम मिला इन्हें, और ये बार बार ग्रोथ करा के उनका एक्सपेरिमेंट जब फ्लॉप होता था तो वो फिर से ग्रो करा के वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। तो ये हमारा डी वाला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, गुड नंबर ऑफ डाटा ऑफ एनालाइज, मतलब कि जब उनमें पॉलिनेशन होता है तो जो उसका स्पोर है बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है, और ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो उसमें पॉलिनेशन किसी ना किसी से तो करेगा ही, इसीलिए मेंडल जो थे वो पी प्लांट को ही चूज किए थे। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया, अगर पेपर में पूछता है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। 4-5 पॉइंट लिखिए, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एनुअल फ्लावर होता है और ये इसका लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें कंस्ट्रक्टेड ट्रेट कितने होते हैं, 7 कैरेक्टर होते हैं, और ये जो लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग जो है वो भी बहुत ही मात्रा में होना चाहिए। इसमें गुड नंबर ऑफ डाटा एनालाइज हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो निकलता है, इसीलिए पॉलिनेशन कराने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ, और इसीलिए वो किसको चूज किए, पी प्लांट को। पी प्लांट के पास सारा खूबी था और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ा, इसीलिए वो पी प्लांट को चूज किए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो इनका 3 लॉ था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इससे पहले क्या करिए, जो रेड वाला बटन दिख रहा है ना, उसे क्लिक कर दीजिए और उसके बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को और भी बच्चों तक शेयर करिए। हम बार बार ये बात बोलते हैं क्योंकि जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो इस वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है प्लीज कमेंट कर दीजिए। उस चैप्टर पे वीडियो जल्दी ही आएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद वही चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट।